Now let us see regulation 45, that is called as green shoe option. Price stabilization through green shoe option. तो इसका मतलब क्या है, किसको स्टेबलाइज करना है वो अपन देखते हैं. तो शुरू में दिया है, कैन इशूअर मेकिंग अ पब्लिक इशू ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज मे प्रोवाइड, मे है ये ऑप्शन, इसलिए उसको ऑप्शन कहते हैं. ग्रीन शू ऑप्शन for stabilizing the post listing price of the specified securities subject to the following. तो देखो पहले अपन थोड़ा पढ़ते हैं, फिर मैं आपको लॉजिक समझाऊंगा उसका क्या है. The issuer has been authorized by a special resolution passed in the general meeting of shareholders approving the public issue to allot specified securities to the stabilizing agent if required on expiry of the stabilization period. अच्छा, नहीं समझ में आने वाला. Let me tell you the basic idea behind this whole mechanism और फिर अपन उसको स्टडी करेंगे. अब इसमें क्या देखो, कंपनी है, ठीक है, इन्होंने ऑफर निकाला है, मान लो 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 60 ईच, ये ऑफर प्राइस 60. अब हुआ ये कि कुछ शेयर्स तो हम प्रमोटर्स को देंगे या प्री एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जो रहते हैं, यानी ऑफर लाने के पहले के जो शेयर होल्डर्स हैं उनको प्री एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स कहते हैं. वैसे तो इनको लॉक इन भी लगता है, तो ये शेयर्स में से कुछ शेयर्स इनको देंगे, प्रमोटर्स एंड प्री एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कुछ शेयर्स दिए जाएंगे. मान लो कि 20%, तो 10,000 में से 2,000 इनके पास जाएंगे, बाकी 8,000 कहाँ है, पब्लिक में जाएंगे, है ना. तो प्रमोटर्स को 2,000 देना है 20% के हिसाब से, बाकी पब्लिक को देना है कितने, 8,000 शेयर्स, राइट. अब क्या होता है देखो, अब यहां पे अपन एक सिस्टम फॉलो करेंगे. अच्छा, उसका लॉजिक पहले समझा दूं. ये तो हो गया, इसको अभी बाजू रखो. स्टेबलाइजिंग क्यों करना है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जब शेयर मार्केट में लिस्ट होंगे, लिस्टिंग कंपलसरी है, तो ये शेयर्स आ गए, अब ये शेयर मार्केट में लिस्ट होंगे. लिस्टिंग के बाद क्या होता है कि प्राइस फ्लक्चुएट होता है, क्योंकि इतने सारे शेयर्स एक साथ लिस्ट हो रहे हैं, तो प्राइस में फॉल होने का डर होता है कि प्राइस 60 रुपीज से नीचे आ गया तो जो ये बेचारे शेयर होल्डर्स है जिन्होंने 60 रुपए कंपनी को देके खरीदे शेयर्स, उनका नुकसान हो जाएगा. दे विल हैव टू सेल एट 50, 45, 40, उनका नुकसान होता है ना. तो वो नुकसान से बचाने के लिए ये एक मैकेनिज्म है जिसको हम कहते हैं स्टेबलाइजिंग मैकेनिज्म या ग्रीन शू ऑप्शन. तो ये वर्क कैसे करता है अब आप समझिए. तो इसके अंदर एक स्टेबलाइजिंग एजेंट अपॉइंट होता है. ये होता है एक ब्रोकर, उस मार्केट का ब्रोकर होता है, बड़ा ब्रोकर कोई भी को आप अपॉइंट कर दीजिए एज स्टेबलाइजिंग एजेंट. फिर क्या होता है कि ये जो 2,000 शेयर्स हम प्रमोटर को देने वाले हैं, इनमें से या प्री एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जिनके पास ऑलरेडी शेयर्स है, उनसे ये शेयर्स उधार लेगा. कौन, स्टेबलाइजिंग एजेंट, उधार लेना है. सो दीज पीपल विल लेंड देयर शेयर्स टू द स्टेबलाइजिंग एजेंट. अब शेयर्स को लेंड कैसे करोगे, शेयर्स लेंड थोड़ी होते हैं, शेयर्स तो मेरे नाम से, तो मेरे नाम से रहेंगे. लेंडिंग क्या, तो ऑन पेपर इट विल बी अ ट्रांसफर. मैं आपको शेयर्स ट्रांसफर करके दे दूंगा विद अ कंडीशन कि आप मेरे को वापस करेंगे, यानी वापस ट्रांसफर करेंगे. तो इस तरह से लेंडिंग एग्रीमेंट बनता है किसके बीच में, प्रमोटर्स या प्री एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर और स्टेबलाइजिंग एजेंट के बीच में एग्रीमेंट ऑफ लेंडिंग बनेगा. और इस एग्रीमेंट के अंदर प्रमोटर या जो ये शेयर होल्डर्स है वो अपने शेयर्स इसको देंगे यूज करने के लिए. सो दे विल बी ट्रांसफर्ड इन रियलिटी, बट उसको अपन कहेंगे लेंडिंग एग्रीमेंट. और आप कहेंगे सर ये तो लॉक इन पीरियड में फंसेंगे तो ट्रांसफर कैसे हो सकते हैं, ये शेयर्स तो लॉक इन हो जाते हैं. तो लॉक इन से इनको एग्जाम किया जाता है. जो शेयर्स हम लेंड कर रहे हैं ये लॉक इन से एग्जाम्प्ट होते हैं, ये किया जा सकता है. लेंडिंग इज अलाउड
टू स्टेबलाइजिंग अथॉरिटी। ठीक है, अब ये स्टेबलाइजिंग एजेंट जो है ये शेयर्स इनसे ले रहा है, मान लो कि 1500 शेयर्स लिए, फिर ये 1500 शेयर कंपनी को दे देता है और कहता है कि ये आप पब्लिक को अलॉट कर दो, पब्लिक को अलॉट कर दो, पब्लिक को बेच दो। अब यहां जरा मेरी बात सुन लो हाँ अच्छे से, नहीं तो बाद में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस क्रिएट होंगे। कंपनी ने कितने शेयर्स अलॉट किए हैं? 10,000 ही किए हैं। हाँ, यहां 2,000 यहां 8,000। कंपनी 10,000 प्लस 1500 का अलॉटमेंट नहीं कर रही है, कंपनी का अलॉटमेंट 10,000 ईच है, 2,000 प्लस 8,000। फिर क्या हुआ कि 2,000 में से 1500 इसने लिए और वो वापस कंपनी को दिए कि आप इसको पब्लिक को अलॉट कर दो। तो पब्लिक के पास कितना पैसा जाएगा अभी, कितने शेयर जाएंगे? 9,500 और 2,000 यहां भी आएंगे, यानी कंपनी के पास पैसे कितने आएंगे? कंपनी के पास पैसे आएंगे 2,000 के भी, 8,000 के भी, प्लस 1500 के भी। तो ये 1500 जो एडिशनल शेयर्स हमने मार्केट में डाले, कंपनी के कैपिटल में जाएगा कि इसका पैसा? नहीं, ये पैसा एक अलग अकाउंट ओपन करके, एक सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन होगा, उसमें डिपॉजिट हो जाएगा। तो ये 1500 शेयर्स जो पब्लिक को एक्स्ट्रा जा रहे हैं, इसका जो पैसा आएगा तो कितना आएगा? देखो अपन देखते हैं, 1500 इंटू 60, ये भी 60 में ही जाएंगे, 90,000। तो कंपनी क्या करेगा कि उसका कैपिटल जो है, कैपिटल कितना रिकॉर्ड करेगा? 10,000 इंटू 10 रुपए का फेस वैल्यू है, 1 लाख। ये उसके कैपिटल अकाउंट में गया और 5 लाख प्रीमियम अकाउंट में गया। करेक्ट, 5 लाख का प्रीमियम है, 10 लाख का कैपिटल है, 5 लाख का प्रीमियम है, ये तो हो गया। इसके अलावा क्या होगा कि ये 1500 शेयर का जो एडिशनल पैसा आएगा, क्योंकि अपन पब्लिक को अलॉट कर रहे हैं इसको भी, तो ये 1500 शेयर का कितना अमाउंट आएगा? 90,000। 1500 देखो, 1500 इंटू 60, 90,000 आएगा। ये एक अलग बैंक अकाउंट ओपन होगा और उसके अंदर ये पैसा डिपॉजिट कर दिया जाएगा। ये पैसा कंपनी के पास नहीं जाएगा, ये अलग से बैंक अकाउंट। ये बैंक अकाउंट को स्टेबलाइजिंग एजेंट जो है वो ऑपरेट करेगा, तो ये उसके नाम से क्रिएट होता है, स्टेबलाइजिंग एजेंट अकाउंट करके बैंक अकाउंट ओपन होगा। फिर ये जो शेयर्स है 1500, ये मार्केट में चले गए। यहां तक समझ में आया? फिर से एक बार बताता हूं क्या हुआ। कंपनी को 10,000 शेयर्स अलॉट करने हैं 60 रुपए में, जिसमें से 2,000 वो प्रमोटर को दे रहे हैं, बाकी पब्लिक को दे रहे हैं। प्रमोटर से इसने 1500 शेयर्स उधार लिए, किसने? स्टेबलाइजिंग एजेंट ने। कंपनी को बोला कि आप ये शेयर्स पब्लिक को अलॉट कर दो। तो ये एक तो देखो, एक इनहेरेंट कंडीशन इसके अंदर ये है कि देयर इज ओवर सब्सक्रिप्शन। पब्लिक का सब्सक्रिप्शन 9,500 से ऊपर आया था, यानी ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है, तो ही तो अपन ये 1500 शेयर उनको अलॉट कर पाएंगे ना, नहीं तो कैसे करेंगे? तो वो प्राइमरी कंडीशन है कि देयर हैज टू बी ओवर सब्सक्रिप्शन इन दिस इशू। तो ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है, पब्लिक ने तो डिमांड किया था 20-25 हजार शेयर्स, तो अपन उनको 9,500 अलॉट कर सकते हैं। तो ये 1500 शेयर्स इसने उधार लिए, कंपनी को बोला कि आप इनको अलॉट कर दो, हो गया अलॉट। अब ये अलॉट जो हुए हैं, ये मैं आपको एग्जांपल बाद में दूंगा ये कैसे है, फिर आपको पूरा समझ में आ जाएगा। फिर उसके जो पैसे आए, इसके जो पैसे आए देखो 90,000 रुपए, वो हमने क्या किया कि ये सेपरेट बैंक अकाउंट में डाल दिया। ठीक है, अब ये स्टेबलाइजिंग एजेंट जो है, इसका एक डीमैट अकाउंट भी ओपन होगा। एक डीमैट अकाउंट ओपन होगा। ठीक है, अब किस्सा चालू होगा, लिस्टिंग का दिन आएगा। लिस्टिंग हुआ, जैसे ही लिस्टिंग हुआ तो ये जो स्टेबलाइजिंग एजेंट है, अब इसका काम क्या है? देखो, इसका काम है प्राइस सपोर्ट, यानी इसका काम यह है कि 60 से नीचे नहीं आने देने का प्राइस मार्केट में फॉर अ पीरियड ऑफ 30 डेज। 30 दिन तक ये काम चलता है। स्टेबलाइजेशन जो है ये 30 दिन तक अलाउड है, उससे ज्यादा नहीं। तो अब क्या हुआ कि लिस्टिंग हुआ। चलो मैं यहां लिस्टिंग लिखता हूं। लिस्टिंग हुआ 1 जनवरी को। ठीक है, फिर ये स्टेबलाइजिंग एजेंट मार्केट पे नजर टिकाए हुए रखेगा। तो लिस्टिंग के वक्त प्राइस था 74। वेरी गुड, 60 के ऊपर है तो स्टेबलाइजिंग एजेंट आराम से बैठे रहेगा। 74 है,
70 आया, 68 आया, तो भी आराम करते रहेंगे। लेकिन 58 हुआ, कब हुआ? 7 तारीख को, 7 जनवरी को ये प्राइस 68 आ गया, सॉरी 58 आ गया, कम हो गया 60 से। तो जैसे ही कम होगा तो ये स्टेबलाइजिंग एजेंट क्या करेगा कि ये पैसे को यूज करके मार्केट से शेयर्स खरीदना चालू करेगा। क्या करेगा? शेयर्स खरीदना चालू करेगा। तो उसने क्या किया कि 58 पे 200 शेयर खरीदे एट 58, 200 शेयर्स एट 58 खरीदे उसने, डीमैट अकाउंट के अंदर उसको खरीदने का है। कितने प्राइस पे? 58 पे खरीदे 200 शेयर। तो ये क्या कर रहा है कि डिमांड क्रिएट कर रहा है। खरीदना क्यों है? डिमांड क्रिएट करने के लिए। जैसे ही खरीदने जाएंगे डिमांड क्रिएट होगा, डिमांड क्रिएट होगा तो प्राइस ऊपर चले जाएंगे। तो इसने 200 शेयर खरीदे, फिर प्राइस ऊपर चले गया 60 के, तो फिर चुपचाप बैठेगा। फिर 2-4-5 दिन के बाद 57 पे आया, कब? 16 तारीख को 57 आया, तो उसने फिर कुछ शेयर्स खरीदे। मान लो कि अब उसने 500 शेयर खरीदे, 500 शेयर खरीदे कितने पे? 57 पे। फिर मार्केट ऊपर चली गया, तो डिमांड क्रिएट करने का उसका काम। फिर मार्केट ऊपर गया 60 के ऊपर, और फिर चलते चलते 30 जनवरी आ गया और मार्केट नीचे नहीं आया। तो 2 ही बार मार्केट नीचे आया था, उसने डिमांड क्रिएट करके प्राइस को ऊपर कर दिया, फिर वो ऊपर चलते रहा। तो बस उसके 2 ट्रांजैक्शन हुए अभी। कितने शेयर्स खरीदे उसने? 500 और 200, यानी कि 700 शेयर खरीदे हैं। तो ये क्या है? ये क्या खरीद रहा है? आपको समझ में आया कुछ? क्या खरीद रहा है वो? ये शेयर खरीद रहा है, ये वाले 1500 शेयर जो उधार लिए थे ना, और कंपनी को बोला था मार्केट में डाल दो, पब्लिक कॉल आउट कर दो। तो ये डमी शेयर्स है, यू कैन से। डमी नहीं है, एक्चुअल शेयर्स है, लेकिन वो अपन बोलते हैं ना, एक मार्केटिंग फिलॉसफी है, डमी डक्स कहते हैं, लेम डक्स। तो ये लेम डक क्या होते हैं कि जैसे अपने को घर से ये करना है, बिजनेस करना है। क्या बिजनेस कर रहे हैं अपन? आलू बेच रहे हैं। तो मैं पूरी कहानी आपको बताने वाला हूँ लालू की। अच्छा, कहानी बता दूं क्या पहले? नहीं, थोड़ी देर रुकते हैं। तो खैर मैं पहले सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि मेरे को क्या करना है, मिठाई बेचना है। तो घर में मिठाई बनाई, लेके आ गया दुकान में बेचने के लिए। अच्छा, घर के लिए 1 किलो थी, लेकिन वो भी मैंने दुकान में ला के रख दी, और मिसेस को बोला है कि तुम आके बाहर बैठे रहना दुकान के, और जैसे ही लोग आएंगे और बोलेंगे देखो आपका तो धंधा नहीं चल रहा, आप सस्ते में बेच दो अपने को, यानी जो पब्लिक आ रही है वो क्या बोल रही है कि सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, प्राइस को कम करो, तो तुम जल्दी से एंटर करना और बोलना अरे मेरे को दे दो, 2.5 किलो दे दो, ये किलो दे दो। मार्केट क्रिएट करना, जिसको मार्केट क्रिएशन भी कहते हैं। तो ये लेम डक्स होते हैं, यानी एक बायर जिसको हमने बिठा के रखा है कि तुम है ना, तो जैसे कोई ग्राहक आएगा ना दुकान में, तो तुम भी आके देख, अरे ये परचेजिंग करना है, वो परचेजिंग करना है, तो ग्राहकों को अच्छा लगता है, बाकी बायर्स को, हाँ दूसरे लोग भी खरीद रहे हैं, चलो अपन भी खरीद लेते हैं। ये एक बिजनेस का फंडा है, मार्केटिंग फंडा। तो यहां पर हमने वही किया, ये एडिशनल शेयर्स हमने डाल दिए मार्केट में और उसका पैसा जमा कर लिया, और फिर ये शेयर्स जो डाले हैं वो क्यों डाले हैं? ये परचेज करने के लिए। जब जरूरत पड़ेगी, मार्केट को पुश करना है ना, तो शेयर्स खरीदने पड़ेंगे। तो वो शेयर्स खरीदने के लिए ये शेयर्स हमने पहले मार्केट में डाल दिए, अब उनको खरीद कर मार्केट प्राइस को ऊपर करेंगे। तो इसको ग्रीन शू ऑप्शन कहते हैं। स्टेबलाइजिंग मैकेनिज्म इस तरह से वर्क करता है। लेकिन होना तो ये चाहिए था कि 30 दिन के अंदर इसके पास वो 1500 शेयर्स आ जाने चाहिए थे, बिकॉज अल्टीमेटली ही हैज टू रिटर्न दीज शेयर्स टू द प्रमोटर्स। 1500 शेयर उनको वापस करने का है। तो आए क्या उसके पास? 1500 नहीं आए। अब 3 सिचुएशंस हो सकती है इन ऑल। एक कि उसके पास 1500 शेयर्स आ जाए। कब आ जाए? 10 तारीख को ही पूरे 1500 आ गए। तो 1 तारीख से 10 तारीख में मार्केट नीचे गया 4-5 बार, उसने खरीदते हुए 1500 आ गए। तो क्या स्टेबलाइजर यानी स्टेबलाइजिंग एजेंट उससे ज्यादा खरीद सकता है? तो आंसर है नो, उससे ज्यादा नहीं खरीद सकता। ही कैनॉट परचेज मोर देन दीज 1500 शेयर्स। याद रखो, पॉइंट नंबर 1। तो अगर ये 10 दिन में ही अचीव हो गया तो फिर वो कुछ नहीं कर सकता, फिर उसका काम खत्म हो गया, ऐसा समझो, उसकी बैटरी डाउन, ही कैनॉट डू एनीथिंग मोर। अगर ऐसा हुआ कि 30 दिन में शेयर प्राइस 60 से नीचे आया ही नहीं, नीचे, तो फिर क्या करेंगे? फिर वो खरीदेंगे ही नहीं।
देन ही विल नॉट परचेज इवन अ सिंगल शेयर, है ना। तो उसके पास एक भी शेयर जमा नहीं होगा, खाली हाथ बैठे रहेंगे। या फिर ये मिड सिचुएशन कि कुछ शेयर्स उसने किए लेकिन 1500 से कम, करेक्ट। तो अब ऐसे सिचुएशन में क्या करना, अगर उसके बाद 1500 शेयर में एक भी वापस नहीं आया, एक भी परचेज नहीं किया, या कुछ किए लेकिन कुछ कम हो गए, तो क्या करेंगे, क्योंकि उसको अल्टीमेटली 1500 शेयर इनको वापस करने का है, तो वो शेयर है ही नहीं, तो वापस कहां से करेगा। तो फिर कंपनी क्या करती है कि इसको बैलेंस शेयर्स का अलॉटमेंट करती है, अलॉटमेंट होगा, ठीक है। तो अब कितने बच गए उसके पास, 800 शेयर्स बच गए, तो 800 शेयर्स का उसको अलॉटमेंट किया जाएगा एट 60 रुपीज, ये अलॉटमेंट होगा उसको। और ये पैसा वो देगा कंपनी को, कहां से देगा, ये 90,000 रुपए में से। तो देखो मॉनेटरी एंट्री भी मैं मार देता हूं, इधर उसने 58 में 200 शेयर खरीदे थे, निकालो हिसाब, 200 शेयर इंटू 58, यानी कितना पैसा यूज किया हो गया, 11,600। फिर दूसरे 500 शेयर उसने खरीदे 57 में, तो 500 इंटू 57, 28,500 रुपए यहां से चले गए। तो ये उसका मनी अकाउंट है, ये उसका डीमैट अकाउंट है। डीमैट में परचेज करेगा, पैसा यहां से देगा बैंक अकाउंट से। और अब 800 शेयर 60 रुपए में अलॉटमेंट हुआ, कहां से, कंपनी से। तो 800 इंटू 60 इज 48,000, 48,000 यहां से और चले जाएंगे, ये अलॉटमेंट, ये कंपनी को चले जाएंगे पैसे 48,000। तो कंपनी का अब देखो कैपिटल बढ़ेगा, तो कंपनी ने कैपिटल पहले कितना रिकॉर्ड किया था, 1 लाख के 10,000 शेयर्स थे ना, तो अब कंपनी का टोटल इशू कितना हो गया, 10,000 प्लस 800, इसको कहते हैं ओवर अलॉटमेंट। ये अब हुआ जाके ओवर अलॉटमेंट। तो इसका जो हमने अभी एक पॉइंट पढ़ा ना, एक ही पॉइंट पढ़ा हमने, उसमें लिखा था ना कि शेयर होल्डर जब रेजोल्यूशन पास करते हैं पब्लिक इशू को ऑथोराइज करने के लिए, ये पब्लिक इशू के लिए रेजोल्यूशन लगता है, तो उसके अंदर ये भी लिख के रखेंगे कि देयर मे बी अ नीड फॉर ओवर अलॉटमेंट। तो वो अथॉरिटी पहले से दी जाती है कि अगर जरूरत पड़ी तो हम ओवर अलॉटमेंट करेंगे अप टू 15%, क्योंकि ये 15% यहां पे आता है। जैसे मैंने 1500 लिखा ना, 10,000 का 1500, तो ये मैक्सिमम इतना रहता है 15%, और वो लगा तो बाद में ओवर अलॉटमेंट हो सकता है। तो ये 800 ओवर अलॉटमेंट हुआ, तो अब टोटल शेयर्स अलॉट कितने हो गए, 10,000 प्लस 800, 10,800, और ये 48,000 फिर कंपनी के कैपिटल में जुड़ जाएगा। कैसे, तो 8,000 रुपए जाएगा कैपिटल में और बाकी जाएगा प्रीमियम में। और फिर यहां इसके पास 1500 शेयर्स आ गए, तो ये 1500 शेयर्स पूरे ट्रांसफर कर देगा प्रमोटर को। तो ये 1500 शेयर्स इसके डीमैट अकाउंट से प्रमोटर के डीमैट अकाउंट में वापस चले जाएंगे। तो इसने जो उधार लिए थे वो चुका देगा। और अब यहां जो मॉनेटरी में जो पैसा बचा है, कुछ पैसा बचेगा, आप देखो इसमें, क्योंकि क्या हुआ कि ये जो हमने पब्लिक को बेचे थे 1500 शेयर, तो वो तो 60 के हिसाब से बेचे थे, लेकिन जो खरीदे वो कम में खरीदे ना, 58, 57 में खरीदे, तो इसमें कुछ प्रॉफिट बचेगा। कितना प्रॉफिट बच रहा है देखो आप, 90,000 माइनस 11,600 माइनस 28,500 माइनस 48,000, तो यहां 1,900 रुपए का प्रॉफिट बचा है। ये जो 1,900 रुपए का प्रॉफिट होगा, ये क्या कंपनी अपने जेब में डालेंगी, नहीं। क्या स्टेबलाइजिंग एजेंट लेगा, नहीं। ये प्रॉफिट जाएगा इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड के अंदर। तो जो भी स्टॉक मार्केट पे हमारे शेयर लिस्टेड है, उसका जो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, वहां पर उसको ट्रांसफर करना है। और अगर हमारे 2-4 स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड है, तो सबको प्रोपोर्शनेटली ट्रांसफर करेंगे। तो यहां जो प्रॉफिट बच गया उसको लिख दो, 1900 का जो प्रॉफिट है, इट विल बी ट्रांसफर टू इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड, IPF में वो चले जाएगा। तो ये सब काम कब करना है, 30 दिन के बाद। 30 दिन तक स्टेबलाइजिंग चलेगा, फिर जितने शेयर्स आ गए और अगर उसमें कुछ शॉर्टफॉल है तो शॉर्टफॉल फिर कंपनी से अलॉटमेंट होगा और वो पूरे शेयर्स फिर प्रमोटर को वापस हो जाएंगे। और मॉनेटरी अकाउंट में जो प्रॉफिट बचेगा वो कहां ट्रांसफर कर देंगे, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड के अंदर, और फिर किस्सा बंद हो जाएंगे। सो दिस इज हाउ इट ऑपरेट्स, स्टेबलाइजिंग मैकेनिज्म अंडर ग्रीन शू ऑप्शन।
आया समझ में? गुड। तो देखो अब ये बातें आपको समझ में आएंगी। तो क्या लिखा था फर्स्ट पॉइंट में कि जो रेजोल्यूशन हम पास करेंगे जनरल मीटिंग में पब्लिक इशू के लिए, उसी के अंदर हम ये भी लिख देंगे कि स्टेबलाइजिंग एजेंट को हम शेयर्स अलॉट करेंगे इफ रिक्वायर्ड ऑन द एक्सपायरी ऑफ स्टेबलाइजेशन पीरियड, यानी 30 दिन के बाद एजेंट को शेयर्स अलॉट हो सकते हैं। तो अब समझ में आया क्यों अलॉट कर रहे हैं अपन उसको शेयर्स? क्योंकि शॉर्टफॉल आ गया था, ही कुडंट परचेज दोज मेनी शेयर्स फ्रॉम द मार्केट, सो देयर इज अ शॉर्टफॉल। तो वो शॉर्टफॉल को पूरा करने के लिए उसको अलॉटमेंट किया जाएगा। फिर देखो, द इशूअर हैज अपॉइंटेड अ मर्चेंट बैंकर और अ बुक रनर as the case may be from amongst the merchant bankers appointed by the issue as a stabilizing agent who shall be responsible for the price stabilizing process। तो एक आध मर्चेंट बैंकर को पकड़ के या बुक रनर को पकड़ के अपन क्या अपॉइंट करेंगे? स्टेबलाइजिंग एजेंट। Then prior to filing of the draft offer document with the board, the issuer and the stabilizing agent have entered into an agreement। तो इनके बीच में एग्रीमेंट हो जाता है stating all the terms and conditions relating to green shoe option इंक्लूडिंग फीस चार्ज। इसमें जो स्टेबलाइजिंग एजेंट है वो उसकी फीस चार्ज करेगा ये काम करने का, तो देंगे उसको। देन प्रायर टू फाइलिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट विद द बोर्ड, द स्टेबलाइजिंग एजेंट हैज एंटर्ड इनटू एग्रीमेंट विद द प्रमोटर्स। तो अब देखो प्रमोटर्स के साथ इसका एग्रीमेंट होता है, इसको शेयर लेंडिंग एग्रीमेंट कहते हैं। और प्री इशू शेयर होल्डर्स और बोथ फॉर बोरोइंग स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज फ्रॉम देम इन अकॉर्डेंस विद क्लॉज जी, वो आगे आएगा। स्पेसिफाइंग देयर इन द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज दैट मे बी बोरोड, वो 15% होता है, मैक्सिमम यू कैन बोरो अप टू 15%, फॉर द पर्पस ऑफ अलॉटमेंट और एलोकेशन ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज इन एक्सेस ऑफ द इशू साइज, hereinafter referred to as over allotment, which shall be equal to or less than 15% of the issue size। तो इशू साइज अपना 10,000 था, इसलिए अपने 1500 शेयर्स बोरो किए थे, याद है हमारे एग्जांपल में 1500 शेयर्स वी हैड बोरोड। तो ये स्टेबलाइजिंग एजेंट जो है वो बोरो करता है। देन सब्जेक्ट टू डी, द लीड मर्चेंट बैंकर एंड द बुक रनर इन कंसल्टेशन विद एजेंट शैल डिटरमिन द अमाउंट ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज टू बी ओवर अलॉटेड इन द पब्लिक इशू। अब कितना करना है ये अपन डिसाइड करेंगे, ऐसा जरूरी नहीं कि 15 करना ही पड़ेगा, यू कैन डू 5%, यू कैन डू 10%, जो आप करना चाहो करो, लेकिन मैक्सिमम 15 रहेगा। और फिर ओवर अलॉटमेंट करेंगे, क्योंकि वहां से ये उधार लेगा फिर कंपनी को दे देगा और कहेगा कंपनी को कि आप इसको पब्लिक को दे दो। देन द ड्राफ्ट एंड द फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट शैल कंटेन ऑल मटेरियल डिस्क्लोजर्स, ठीक है। इन केस ऑफ आईपीओ, pre-issue shareholders and promoters, and in case of further public offer, pre-issue shareholders holding more than 5% of the specified securities and promoters may lend the securities। यानी lend कौन कर सकता है? promoters तो कर ही सकते हैं, प्लस pre-existing shareholders भी कर सकते हैं। तो pre-existing shareholder में कौन? तो IPO के केस में तो कोई भी pre-existing shareholder, और एफपीओ के केस में वो प्री एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जिनके पास 5% शेयर्स है वो लेंड कर सकते हैं। 5% या उससे ज्यादा है वो लेंड करेंगे, जिनके पास 5% से कम है वो लेंड नहीं कर सकते एफपीओ के केस में। आईपीओ में तो पूरे कर सकते हैं, ऑल प्री एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। देन स्पेसिफाइड सिक्योरिटी बोरोड शैल बी डीमटेरियलाइज्ड, ऑब्वियसली डीमैट में होनी चाहिए क्योंकि पूरा मैकेनिज्म जो है डीमैट में चलेगा। एंड एलोकेशन ऑफ द सिक्योरिटी शैल बी मेड प्रो राटा टू ऑल सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स। यानी पब्लिक को अपन दे रहे ना, तो पब्लिक को 8,000 देना था, अब हमने 9,500 बांट दिया उनमें, तो ये 1,500 भी उनमें चले गए ऑन प्रो राटा बेसिस। फिर आगे लिखता है कि फॉर द पर्पस ऑफ स्टेबलाइजेशन ऑफ पोस्ट लिस्टिंग प्राइस ऑफ द सिक्योरिटीज, the agent shall determine the relevant aspects including the timing of buying such securities, quantity to be bought and the price at which to be bought from the market। ये सब एजेंट के हाथ में रहता है, कब करना, कितने प्राइस पे करना, कितने शेयर्स करना। पर्पस क्या है? प्राइस को ऊपर ढकेलना, प्राइस जो नीचे आ गया है, अलॉटमेंट प्राइस से नीचे आ गया है, उसको ऊपर करना, ये अपना काम। कितने शेयर्स की जरूरत पड़ेगी,
कितने प्राइस पे खरीदना वो डिसाइड करेगा. Then the process shall be available for a period of up to 30 days, less than or equal to 30 days from the date on which the trading permission is given. यानी लिस्टिंग जिस दिन हो जाएगा वहां से 30 दिन तक ये काम चलेगा. Then the agent shall open a special bank account. ये देखो बैंक अकाउंट ओपन होगा, इसमें वो 90,000 रुपए डाले जाएंगे जो पब्लिक को ओवर अलॉटमेंट किया ना अपन ने 1500 शेयर्स का, उसका जो पैसा आएगा वो ये अकाउंट में जमा होगा. डिस्टिंक्ट फ्रॉम द इशू अकाउंट, तो कंपनी का जो इशू अकाउंट है वो अलग, उसमें वो कैपिटल का पैसा जाएगा, है ना, जो 10,000 शेयर्स का जो पैसा है वो उसमें जाएगा, और ये एक्स्ट्रा 1500 शेयर्स जो हमने बेच दिए उसका पैसा आएगा ये स्पेशल बैंक अकाउंट के अंदर. फॉर क्रेडिटिंग द मनीज रिसीव फ्रॉम द एप्लीकेंट्स अगेंस्ट द ओवर अलॉटमेंट, देखो ओवर अलॉटमेंट का जो पैसा है वो स्पेशल बैंक अकाउंट में आएगा. एंड अ स्पेशल डीमैट अकाउंट, एक अलग से डीमैट अकाउंट भी खुलेगा जो मैंने आपको बताया, दैट इज फॉर परचेज ऑफ शेयर्स. वहां लिखा है विद अ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट फॉर क्रेडिटिंग स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज टू बी बॉट फ्रॉम द मार्केट, मार्केट से जब वो बाई करेगा धीरे धीरे तो वो उसके अंदर जमा होंगे. देन द स्पेसिफाइड सिक्योरिटी बॉट फ्रॉम द मार्केट एंड क्रेडिटेड इन द स्पेशल अकाउंट विद द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट शैल बी रिटर्न टू द प्रमोटर्स और प्री एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, जिनसे लिए थे उधार उनको वापस करेंगे. इन एनी केस नॉट लेटर देन 2 वर्किंग डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द स्टेबलाइजेशन पीरियड, तो 30 दिन खत्म होंगे, उसके 2 दिन के अंदर अंदर ये शेयर्स उनको वापस करने के. लेकिन आगे लिखता है कि ऑन एक्सपायरी ऑफ द पीरियड इफ द एजेंट हैज नॉट बीन एबल टू बाय the specified security from the market to the extent of such over allotted, 1500 शेयर हमने ओवर अलॉट करवा दिए तो 1500 शेयर खरीदना है वापस. अगर उतने नहीं खरीद पाए, जैसे हमने एग्जांपल में देखा he was able to buy only 700, तो 800 का शॉर्टफॉल हो गया. तो अब ये 800 का क्या होगा कि कंपनी इसको शेयर्स अलॉट करेगी अलग से, तो वो लिखा है उसमें. The issuer shall allot specified securities at issue price, यानी 60 अपने एग्जाम्पल में, in demat form to the extent of the shortfall to the special account with the depository participant within 5 days of the closure of the stabilization period, and such specified security shall be returned to the promoters or pre-existing shareholders by the stabilizing agent in lieu of the specified security borrowed from them, है ना. और उसके बाद क्या होगा कि जो अकाउंट खुला था, डीपी ने जो अकाउंट खोल के दिया था हमको, वो बंद कर दिया जाएगा. एक बार ये शेयर्स वहां से निकल गए और वापस हो गए तो फिर डीमैट अकाउंट को बंद कर देंगे. Then the issuer shall make a listing application in respect of further specified shares. ये जो 800 शेयर हमने अलग से अलॉट किए ना, इसका भी फिर लिस्टिंग होगा. ऑब्वियसली 10,000 तो ऑलरेडी लिस्ट हो गए, अभी 800 जो एक्स्ट्रा अलॉट करने पड़े वो भी फिर लिस्ट हो जाएंगे. जैसे नॉर्मल शेयर लिस्ट हुए, इसका भी लिस्टिंग होगा, उसका रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज को एप्लीकेशन करना पड़ेगा. फिर लास्ट में क्या लिखा है कि स्टेबलाइजिंग एजेंट शैल रेमिट द मनीज विथ रिस्पेक्ट टू द स्पेसिफाइड सिक्योरिटी अलॉटेड अंडर 6 टू द इशूअर फ्रॉम द स्पेशल बैंक अकाउंट. 80,000 का पेमेंट हमने उनको कर दिया, 80 नहीं, कितना 48,000 का पेमेंट कर दिया इशूअर को, यानी कंपनी को इतना पेमेंट चले जाएगा. देन ऑल मनीज लेफ्ट, यानी प्रॉफिट 1900 रुपए का प्रॉफिट बचा था, आफ्टर रेमिटेंस ऑफ मनीज टू द इशूअर and deduction of expenses incurred by the agent for stabilizing process shall be transferred to the investor protection and education fund established by the board, and the special bank account shall be closed soon thereafter. और फिर उसको एक रिपोर्ट बना के स्टॉक एक्सचेंज को सबमिट करना है on a daily basis during the stabilization period, and a final report to the board. Then agent shall maintain a register for the period of at least 3 years from the date of the end of the stabilizing period, and such register shall contain the following particulars. 3 साल तक बचा के रखना है, तो डीमक से बचा के रखना है, DDT स्प्रे करके या हिट मार के. क्या उसमें लिखा रहेगा
नेम्स ऑफ द प्रमोटर्स एंड प्री इशू शेयर होल्डर्स, जिनसे उसने उधार लिया, जिनसे बोरो किया है, उनके नाम रहेंगे। देन प्राइस, डेट एंड टाइम जब उसने खरीदी किया, यानी उसके डीमैट अकाउंट का पूरा डिटेल, कब कब उसने परचेज किया। एंड डिटेल्स ऑफ अलॉटमेंट मेड बाय द इशूअर ऑन एक्सपायरी ऑफ द पीरियड, जो 800 शेयर का उसको अलॉटमेंट दिया गया था उसकी डिटेल्स लिख कर रखेगा। ये कितने साल तक रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना है? 3 साल तक। सिंपल। क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आता है इस पे, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन शू ऑप्शन।